हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की 8th क्लास है हमारी, और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कार्बन और इसके जो भी कंपाउंड है उसके ऊपर। तो अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आप साइंस के लिए केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसके पहले की 7 वीडियोस की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सबसे ऊपर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के इन सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। आई श्योर कि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। तो बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक पता है, और वो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन है क्या, फिर इसके कंपाउंड है क्या, और इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस टॉपिक से एलोट्रॉप से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ये एलोट्रॉप्स क्या है ये भी हमें सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार्बन, तो कार्बन है क्या। तो कार्बन के बारे में एक छोटा सा नॉलेज ले लेते हैं। कार्बन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या करते हैं, कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी लेवेशियर इन 1789, यानी कि जो एंटोनी लेवेशियर हैं उन्होंने 1789 ईस्वी में क्या किया था कि कार्बन को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज 6 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है कार्बन का। अगर मैं यहाँ कार्बन लिखता हूँ तो कई बार आपने को ऐसे लिखा हुआ पाया होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये एटॉमिक मास होता है। यानी कि हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। कार्बन इज अ नंबर ऑफ कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप हैं, और उन 18 ग्रुप का जो 14 ग्रुप है उसमें हमारा कार्बन जो है उसका मेंबर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ सी एंड इट इज नॉन मेटल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमने कल मेटल और नॉन मेटल पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो भी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे के सारे मेटल होंगे, लेकिन किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। वैसे ही अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। तो ग्रुप 14 जो है वो कहाँ पड़ता है, राइट साइड में। यानी कि जो ग्रुप 14 के जितने मेंबर हैं या फिर राइट साइड के जितने भी बोल सकते हो मेंबर हैं वो कैसे होंगे, सारे के सारे नॉन मेटल। यानी कि हमारा कार्बन भी जो है वो एक नॉन मेटल होता है। कार्बन एटम इज कंसीडर टू बी अ स्पेशल। अब जो हमारा कार्बन एटम है इसको स्पेशल कहा जाता है। इसको स्पेशल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है वो अपने जैसे एक अलग कार्बन के साथ भी क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक कैटेनेशन बोल सकते हो प्रॉपर्टी होती है, जो कि कार्बन की एक यूनिटरी फीचर्स भी बोल सकते हो, इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी कही जाती है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन जो है वो कई अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनाता है, जैसे कि स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे ये कार्बन है, ये क्या करेगा, किसी दूसरे कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि सीधे एक बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें ब्रांच्ड क्या होता है, ब्रांच्ड में ये होता है कि इसने मान लो किसी दूसरे कार्बन के साथ यहाँ बनाया, फिर इस कार्बन ने जो है वो किसी दूसरे कार्बन के साथ यहाँ बनाया, यानी कि एक ब्रांच टाइप की चेन जो है वो भी कार्बन बना सकता है, और स्ट्रेट चेन भी जो है वो बना सकता है। अगर मैं बात करूं साइक्लिक रिंग की, तो आपने इस तरीके का कुछ रिंग जो है वो कई बार देखा होगा। इस तरीके का क्या होता है कि इस तरीके के भी हमारे कार्बन जो है वो क्या करते हैं, बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, और इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के बॉन्ड को हम साइक्लिक रिंग बोलते हैं। ब्रांच रिंग में क्या होता है कि वो एक ब्रांच जैसा होता है, और स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक सीधी लाइन में होता है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन क्या होता है कि ईच ऑफ इट्स एटम हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर सेल। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन टोटल कितने इसके पास होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं इसके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की मैं बात करूं तो वो भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो 6 होते हैं। ये हमने निकाला कैसे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास की, तो वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने इसके 6, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक मास कितना था 12, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि हमारा जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा, वो भी 6 होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर मान लो प्रोटॉन जो है वो 6 है, यानी कि ये 2 और 4 इस तरीके से अपना एक अष्टक जो है वो पूरा करने की, ऑक्टेट जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं बात करूं इसके जो सेकंड बोल सकते हो सेल जो है उसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको पूरा होने के लिए कम से कम और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि जो इसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो कार्बन के जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है। इट हैज 3 नेचुरली अक्योरिंग आइसोटॉप, इसके 3 प्राकृतिक आइसोटॉप भी हैं, वे कौन कौन से हैं, C12, C13 और C14, ठीक है। तो ये इसके कुछ नेचुरली आइसोटॉप हैं जब भी हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। अब कार्बन को हमने देखा, कार्बन को जाना, अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन के गुण क्या होते हैं। तो कार्बन जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अगर मैं बात करूं तो कौन सा है, कोल एंड सूट। सूट क्या होता है कि कई बार आपने बोल सकते हो कि ऐसे कुछ जलाया होगा और उसके नीचे कालिख बन जाता है, जैसे कि काजल बोल सकते हो। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं कोल एंड सूट, ठीक है। तो जो कोयला और सूट होता है, जिसे कालिख या फिर काजल बोला जाता है, ये कार्बन के जो है वो प्योर फॉर्म होते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड डल ग्रे आर ब्लैक इन कलर, अगर मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, काफी नरम होते हैं, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये काले रंग के होते हैं, और कई बार ये ग्रे भी होते हैं और काले रंग के भी होते हैं। When carbon is heated in the absence of air, it form charcoal, यानी कि क्या होता है, इसका एग्जांपल है जैसे आप क्या करो, मिट्टी के अंदर लकड़ी को जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, कुछ दिनों का मतलब है कि कई वर्षों तक छोड़ दो, तो वो क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमारा जो लकड़ी है, जो हमारा वुड है, वो क्या होगा, वो जल जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, वो वहां पे वो कोयला बन जाएगा, क्योंकि आपने कोयला पढ़ा होगा कैसे बनता है। तो मिट्टी के अंदर जो भी हमारे लकड़ी होते हैं या फिर जो भी कुछ रॉ मटेरियल होता है, वो मिट्टी के अंदर कई वर्षों तक पड़े रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक कोयले के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये यही कह रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी कार्बन को, यानी कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है, कार्बन वाला तत्व है, उसको हम क्या करेंगे, बिना एयर के, यानी कि एयर के ऑब्सेंस में उसे हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है, चारकोल बन जाता है। द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कार्बन डिपेंड अपॉन द ओरिजिन ऑफ देम एलिमेंट, यानी कि जो अभी हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन जो है उसका कई सारे बोल सकते हो कि अलग अलग डेंसिटी होती है अलग अलग कार्बन की। तो ये जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा कार्बन है वो कहाँ से निकाला गया है, या फिर कार्बन जो है वो किन सारी चीजों से मिलकर के बना है, यानी कि कार्बन के विभिन्न रूपों का घनत्व इसके उत्पत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि इसकी उत्पत्ति हो कहाँ से रही है। कार्बन हैज मेनी एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स से हमें पढ़ना है, क्योंकि एलोट्रॉप्स जो है वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बन के कई सारे एलोट्रॉप्स हैं, बेसिकली 4 एलोट्रॉप्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और शुरू करते हैं हमारे एलोट्रॉप्स को, कि सबसे पहला, अब देखो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं, जब भी हम एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स आर एलिमेंट विच आर केमिकली आइडेंटिकल, मतलब ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं, केमिकली तो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं केमिकली, यानी कि अगर मैं बात करूं तो उनका जो बोल सकते हो केमिकल यानी कि रासायनिक गुण है वो एक समान होगा, बट उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो फिजिकली उन्हें हम देख पा रहे होंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, लेकिन केमिकली वो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, समरूप होंगे, तो उन्हें हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बिल्कुल देखने में एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, वो काफी समान है, तो इसलिए ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहे जाते हैं, क्योंकि कार्बन के ये बने हैं। और कार्बन के बने किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रहती है, अलग रहती है, उसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि डायमंड और ग्रेफाइट, अभी हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे किस तरीके से अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कैसे एक है ये मैं बता देता हूं, कि जब भी आप डायमंड और ग्रेफाइट के सेम अमाउंट को लेकर के जलाएंगे, या फिर सेम अमाउंट ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट विल बी बर्न, जब भी इसको जलाया जाएगा तो क्या होगा, वहां पर हमें इक्वल अमाउंट में CO2 गैस देखने को मिलती है, जो कि इसके केमिकल आइडेंटिकल होने का जो है वो प्रूफ देती है, प्रमाण देती है,
ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो जो हमारे ग्रेफाइट होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें हम आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ये बनते कैसे हैं, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में यानी कि जो आर्क भट्टी होती है उसमें 3273 टू 330 303 जब भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसमें इसको जलाते हैं या फिर इसमें इसको गर्म किया जाता है, तो वहां से हम इसको पा भी सकते हैं, वहां से आर्टिफिशियली इसको बना भी सकते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड और 3 कार्बन एटम। तो हमने कल पढ़ा था एक एक्सेप्शन, वो क्या था कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, उतने अच्छे चालक नहीं होते हैं, या बोल सकते हो वो कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन उसमें हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेफाइट है वो क्या होता है, इनके विपरीत होता है, यानी कि इनके उलट होता है। ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, ये कंडक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो हमारे ग्रेफाइट होते हैं उनका प्रत्येक कार्बन एटम, ठीक है, यानी कि मान लो हमारा ये ग्रेफाइट है, इसका एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और उसका एक एटम जो है यानी कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, वो फ्री होता है। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल कराता है, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका रीजन ये हुआ। और इसको मैं पढ़ रहा हूं तो यानी कि ग्रेफाइट जो है उसका जो प्रत्येक परमाणु है वो 3 अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जो कि एक हेक्सागोनल, बोल सकते हो कि एक हेक्सागोनल जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है वो बनाता है, ठीक है। वन ऑफ द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। अगर मैंने ये पढ़ा कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, यानी कि उसकी कम से कम 4 जो हैं वो बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए लेकिन ये 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो अब ये अपना अष्टक पूरा कैसे करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा कैसे करेगा, तो इसके लिए क्या करता है, ये किसी एक बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है और ये बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर एंड अबव ऑफ द अदर, ठीक है। तो इस चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ यहाँ इसकी जो है वो फिगर दी गई है। इसमें क्या है कि हमारा मान लो ये ग्रेफाइट है, अब ये ग्रेफाइट का एक एटम देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ, यानी कि ये 3 जगहों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे 4 जगह से जुड़ना चाहिए। तो मान लो इसने इसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना लिया, तो अब इसका जो है वो अब बोल सकते हो कि ये अब स्थिर भी हो गया है, ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। और इस तरीके से हमारी ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, और ये बिल्कुल ऐसे लेयर में होते हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इस तरीके की जो लेयर है वो ग्रेफाइट बनाती है, ठीक है। और जो ये एक लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफीन बोलते हैं, और ये भी एक एलोट्रॉप्स है, इसको भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डायमंड को कि डायमंड आखिर होता क्या है। तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। तो जो हमारा डायमंड होता है उसमें प्रत्येक एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जो है वो बना होता है, उनके साथ वो जुड़ा होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब इसके चारों एटम जो है वो फिक्स हैं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप कि अब समझ आ रहा होगा कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट करता है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है, जिसके वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ट्रेवल कर जाती है। अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उनको भी जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपीयरेंस की मैं बात करूं तो डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो ब्लैक एंड शाइनी होता है, वो काले कलर का होता है या फिर कई बार चमकीला भी होता है, ग्रे कलर का भी। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो जो हमारा डायमंड होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है और छूने पर वो काफी ज्यादा स्लिपरी होता है, फिसलन उसमें होती है, काफी ज्यादा नरम होता है। तो इस तरीके से हमारी ग्रेफाइट होती है। अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो जो हमारा डायमंड होता है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो होती है, ज्यादा होती है, और जो हमारा ग्रेफाइट है उसमें थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायमंड है वो कैसा होता है, एक 3D शेप में होता है और वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब कि एक से एक
कैसे करके वो जुड़ा होता है। लेकिन हमारा जो बोल सकते हो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है बेसिकली एक लेयर के रूप में होती है। तो मान लो हमने हीट दिया तो हीट यहाँ तक गई और फिर वापस लौट आई, यानी कि इसके पास तो हीट गई ही नहीं, यानी कि उतना अच्छे से हीट को जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाता, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी पुअर होती है। और डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो डायमंड की पुअर होती है, लेकिन ग्रेफाइट की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, वो गुड कंडक्टर होता है। इसका कारण भी मैंने बताया था, क्योंकि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डेंसिटी कुछ इतनी होती है इनकी, और इसके अलावा इनके जो यूजेस है वो काफी ज्यादा करे जाते हैं। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो ज्वेलरी और ड्रिलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है वो बिल्कुल ड्राई सेल या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक आर्क, लुब्रिकेंट, पेंसिल और लेड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारी पेंसिल की लीड बनती है, लुब्रिकेंट बनते हैं, ड्राई सेल बनते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क बनती हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो ग्रेफाइट का किया जाता है। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट देख लेते हैं, बेसिकली इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो मैंने पढ़ा कि जो पेंसिल की लीड होती है वो ब्लैक कलर की होती है। तो इसके लिए यानी कि पेपर को ब्लैक करने के लिए, पेपर पर ब्लैक लाइन चिन्हित करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेफाइट की जो ब्लैक लीड है वो बना करके पेंसिल में से लगा देते हैं, और फिर इसका इस्तेमाल पेंसिल में किया जाता है पेपर पर काला चिन्ह बनाने के लिए। इट ऑल्सो यूज अ मॉडरेटर ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन एटॉमिक रिएक्टर। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है इसको हम रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर पे इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स की जो मूविंग होती है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड ये कम कर देता है, और जो हमारा रिएक्टर होता है वो काफी स्लो हो जाता है। तो रिएक्टर को स्लो करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए एज अ मॉडरेटर हम ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड अ सॉलिड रूब्रिकेंट फॉर हैवी मशीनें। अब जो हमारी मशीनरी है, जैसे आपने ग्रीस का नाम सुना होगा, तो मशीनों में ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस क्या करते हैं, बेसिकली हमारे जो मशीन होते हैं, मशीन के जो पार्ट होते हैं जो मूव करते हैं वो काफी अच्छे तरीके से मूव कर पाए, तो उनकी मूवमेंट काफी अच्छी हो पाए, इसके लिए हम ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। तो वो जो ग्रीस होता है वो कहीं ना कहीं ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो ठीक है, इसका यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और लुब्रिकेंट के रूप में यानी कि जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाली चीजें होते हैं, जो मशीनें चलाई जाती हैं, उनका टेम्परेचर कम रहे और मशीनें जो है वो अच्छे तरीके से मूव कर पाए, तो वहां पर हम इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट वो चीजें होती हैं जो क्या करती है, मशीन की फंक्शनिंग को काफी ज्यादा अच्छा बना देती हैं। फंक्शनिंग जो है वो बिना किसी घर्षण के हो, उसमें वो सहायता करते हैं, वो लुब्रिकेंट कहलाती हैं। यूजेस ऑफ डायमंड की मैं बात करूं, यानी कि डायमंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो व्हेन अ डायमंड इज कट एंड पॉलिश, यानी कि जब हम डायमंड को कट कर देते हैं और अच्छी तरीके से पॉलिश कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम हीरे को तराश देते हैं तो उसमें से एक ब्रिलियंट लाइट जो है वो निकलती है, तो उस लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए सरफेस पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, डायमंड का। यानी कि डायमंड से लाइट को जो है रिफ्रैक्ट कराया जाता है, काफी ब्रिलियंट तरीके से होती है, तो उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है हीरे को तलाश करके। ठीक है, दैट इज वाई डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी। तो यही कारण है कि जो हमारा डायमंड है इसके काफी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो प्रीशियस यानी कि महंगे महंगे जो ज्वेलरी होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग फॉर द हार्ड मेटल। जो हमारे हार्ड मेटल होते हैं उनके ग्राइंडिंग करने के लिए और उनको पॉलिश करने के लिए भी हम कई बार डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू कटिंग ग्लास, मेकिंग बोर्ड्स एंड रॉक ड्रिलिंग एंड मेकिंग एब्रीवेसेस। यानी कि इनको बोल सकते हो कि एक तरीके से ग्लास की कटिंग करने में, बोर्ड्स बनाने में और साथ साथ रॉक की डीलिंग करने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डायमंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए इनका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑल्सो यूज इन अ मेकिंग इसके स्पेस क्राफ्ट विंडोज। तो जब भी हम स्पेस क्राफ्ट विंडोज की बात करते हैं तो उनमें भी डायमंड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे तीसरे और बोल सकते हो कि एलोट्रॉप्स की, तो तीसरा एलोट्रॉप्स क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। अब ये इसका नाम जो है वो फ्लोरेंस था, लेकिन इसकी खोज जो है वो बकमिंस्टर ने करी थी, इसलिए इसका नाम जो है वो बकमिंस्टर फ्लोरेंस रख दिया गया। इन 1985 अ थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कॉल्ड फ्लोरेंस C60 वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, यानी कि जो तीसरा हमारा एलोट्रॉप्स था उसको 1985 में बकमिंस्टर ने खोजा था, जिसका नाम था फ्लोरेंस, और इनके नाम पे से बकमिंस्टर फ्लोरेंस भी कह दिया गया। दिस वर द फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द इवोपरेटिंग बाय द ग्रेफाइट यूजिंग अ पावरफुल लेजर। यानी कि क्या हुआ कि जब हमने पावरफुल लेजर राइट ग्रेफाइट के ऊपर डाली और जो हमारा ग्रेफाइट जो है वो इवोपरेट हुआ, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं ये फ्लोरेंस मिला। और फ्लोरेंस को हमने जो है वो पाया कब, जब हमने ग्रेफाइट को एक हाई पावरफुल लेजर के द्वारा क्या किया, इवोपरेट किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं
तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इट कंटेन 26 मेंबर रिंग्स एंड 12 5 मेंबर रिंग। यानी कि क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ फुटबॉल टाइप का होता है। फुटबॉल में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर टोटल हमारे 6 जो बोल सकते हो मेंबर हैं, और इसमें कुछ 5 मेंबर भी हैं, ठीक है। तो यानी कि टोटल 6 मेंबर रिंग भी होते हैं इसमें, और 12 5 मेंबर रिंग्स भी होते हैं। यानी कि ये 5 तरीके के बोल सकते हो कि इसमें जो बोल सकते हो कि 6 सदस्यीय छल्ले और 5 सदस्यीय छल्ले से ये मिलकर के बना होता है। 20 6 सदस्यीय छल्ले होते हैं और 12 जो है वो 5 सदस्यीय छल्ले होते हैं। 6 मेंबर रिंग आर फोकस्ड बोथ ऑफ 6 मेंबर रिंग। अब देखो इसमें क्या होता है कि फ्यूज्ड है बेसिकली, हमारा जो 6 मेंबर है वो हमेशा 6th मेंबर के साथ ही जुड़ा होगा, लेकिन जो हमारा 5th मेंबर है वो 6 के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे कि आप फुटबॉल की एक बॉल को देखोगे, तो जैसा फुटबॉल की बॉल का बोल सकते हो स्ट्रक्चर होता है, जैसे तरीके से फुटबॉल की बॉल बनाई गई होती है, जिसमें हमें क्या होता है, जिसमें हमें कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरीके का भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी हमें क्या होता है कि कुछ इस तरीके के और कुछ इस तरीके के शेप जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें हम हेक्सागोनल और 5 मेंबर्स रिंग भी बोलते हैं। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसके गुण कौन कौन से हैं, तो फ्लोरेंसेस डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जब भी हमारा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, उसमें क्या होगा कि जो हमारा फ्लोरेंस होगा वो सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें वो घुल जाएगा। ये एज अ सुपर कंडक्टर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये काफी अच्छा सुपर कंडक्टर होता है, जो कि बिना किसी रेजिस्टेंस के क्या करता है, लगातार इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो कराता रहता है। फ्लोरेंसेस आर ओनली प्योर ऑफ द कार्बन। अगर मैं बात करूं तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है, तो कई बार हम हीरे को टिक कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें ऑप्शन में फ्लोरेंसेस पे लिखा हुआ है तो इसका राइट आंसर फ्लोरेंसेस हो जाएगा। क्योंकि अभी रिसर्च हुआ था हाल ही में, तो उसमें पाया गया कि जो फ्लोरेंसेस है वो क्या है, वो बेसिकली सबसे अच्छा जो बोल सकते हो कार्बन है, ठीक है। तो फ्लोरेंसेस आर द ओनली प्योर कार्बन। तो सबसे शुद्ध कार्बन जो है वो फ्लोरेंसेस है। अगर फ्लोरेंसेस ऑप्शन में नहीं होता है तो वहां पर हम किसे टिक कर सकते हैं, डायमंड को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रेफीन की, तो ग्रेफीन के बारे में हल्का सा हमने पढ़ा था, बेसिकली होते क्या हैं। तो जो ग्रेफीन होते हैं, कई बार हमने ग्रेफाइट पढ़ा था, ठीक है। तो ग्रेफाइट में क्या था कि कई सारे जो लेयर हैं वो मिल करके ग्रेफाइट बना रही थी। तो उसमें जो एक लेयर हुई उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेफीन बोलेंगे। यानी कि ग्रेफीन की कई सारी लेयर मिल करके क्या बनाएंगी, ग्रेफाइट बनाएंगी, और एक लेयर जो ग्रेफाइट की होगी वो क्या कही जाएगी, ग्रेफीन कही जाएगी। तो ये भी ग्रेफीन जो है वो एलोट्रोप होता है। कार्बन consisting a single layer of atom arranged in a टू डायमेंशनल हनीकॉम्ब लैक्टिक। यानी कि जो हनीकॉम्ब जाली होता है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके से इसकी कुछ बनावट होती है। और ये बेसिकली ग्रेफाइट की जो एक लेयर होती है उसी को ग्रेफीन कहा जाता है। द लेयर ऑफ ग्रेफीन मेकअप ऑफ ग्रेफाइट। यानी कि कई सारी जो लेयर होती हैं ग्रेफीन की वो मिलकर के ग्रेफाइट जो है वो बनाती है। ये तो थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, और क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे बेसिकली या तो ग्रेफाइट से पूछे जाएंगे, या फिर आपको क्वेश्चन जो है वो डायमंड से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये बेसिकली हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं, तो हमें CO2 गैस और प्लस में कुछ हीट प्लस लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के उपस्थिति में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्लस लाइट जो है वो मिल जाती है। जैसे कार्बन प्लस O2, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो CO2 गैस मिल गई, प्लस हीट एंड लाइट हमें देखने को मिल गया। ऐसे ही मैं बात करूं, हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हमने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। सैचुरेटेड क्या होता है कि जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वो सैचुरेटेड होता है। और जिसमें एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ एक से ज्यादा बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। जो भी हमारा सैचुरेटेड कार्बन होता है, जब भी हम उसको एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसकी जो फ्लेम होती है वो बिल्कुल क्लीन मिलती है,
जैसे कि हमारी एलपीजी गैस में जो ब्यूटेन गैस होती है वो हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनको जलाने पर हमें कुछ इस तरीके की फ्लेम देखने को मिलती है। तो ये फ्लेम क्या बताता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन है जो इसमें ईंधन इस्तेमाल किया गया है वो सैचुरेटेड है। जब भी सैचुरेटेड होगा और उसे एयर के साथ जलाया जाएगा तो वो कुछ इस तरीके की क्लीन फ्लेम जो है वो देगी। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल्स है या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं जला रहा हूं, तो फिर वो क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। उसमें हमें काफी ज्यादा जो है वो हार्मफुल गैसेस देखने को मिल जाते हैं, जाकि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो हैं वो उसमें बनते हैं। और ये कब होता है, जब हम किसी अनसैचुरेटेड को यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या फिर कम ऑक्सीजन में जलाते हैं, तब ऐसा हमें कुछ देखने को मिलता है। ब्लैक कलर के धुएं जो है वो निकलते हैं और साथ ही साथ हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस भी देखने को मिलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा पोल्यूशन भी फैलाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका गेन होता है और इलेक्ट्रॉन की लॉस होती है। यानी कि जब भी हम अपने कार्बन कंपाउंड्स को किसी बोल सकते हो कार्बन कंपाउंड को जलाते हैं या फिर कार्बन कंपाउंड को हीट करते हैं, तो क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का गेन होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इसी चीज को ऑक्सीडेशन कहा जाता है और ऑक्सीडेशन जो है वो हमें कार्बन कंपाउंड के साथ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन की, तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में ये होता है कि जब भी कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना रहा है। जब भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर सिंगल बॉन्ड से ऊपर का कोई भी बॉन्ड बनाए तो ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड को कैटलिस्ट के माध्यम से यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब भी हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाता है, सैचुरेटेड बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो कार्बन का एक परमाणु कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है, उस रिएक्शन को हम एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन भी उसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन होता है जो फंक्शनल है, ठीक है, तो कोई मान लो एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, पहले ये हाइड्रोजन था एक, फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन ने और धीरे धीरे क्लोरीन क्या करेगा, आप सारे ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस तरीके का कोई भी हमारा रिएक्शन होगा उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। तो सम इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जैसे मान लो हमारा इथेनॉल है, तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल को हम कई बार एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल और सिंपली से अल्कोहल भी कई बार बोला जाता है। इथेनॉल जो होता है ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, यानी कि इसका वाष्पन हो सकता है अगर हम इसे खुले में रखते हैं, ये फ्लेमेबल होता है यानी कि आग इसमें पकड़ सकता है, ये कलरलेस होता है और ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये हमारे बेसिकली एथेनॉल के बारे में था। ये एथेनॉल के बारे में कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन्हें आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारा कुछ एथेनोइक एसिड भी है, हम इस स्वीट स्मेल के माध्यम से जान सकते हैं, उसके माध्यम से हम इसे पता लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं स्पोनिफिकेशन की, तो स्पोनिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली हम जब साबुन वो बनाते हैं तो जो हम उसके द्वारा बनाते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा उसे हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली इस चीज को देखें, हम सॉप कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो सोडियम और पोटेशियम को जब किसी फैटी एसिड के साथ क्रिया कराया जाता है तो हमें सॉप देखने को मिल जाता है। और जब भी किसी अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट को, ठीक है, किसी लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें डिटर्जेंट देखने को मिल जाता है। अब डिटर्जेंट और सॉप में अच्छा कौन होता है, इसके जो एडवांटेज है वो क्या है, तो जो हमारा सॉप होता है वो केवल बोल सकते हो कि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हार्ड वाटर में उतना अच्छा काम नहीं करता। लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ क्विजेस भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। तो थैंक यू गाइस, आपने सेशन को यहाँ तक अटेंड किया, इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।